नमस्कार। आज हम इस वीडियो लेक्चर में आर्थिक विश्लेषण की मान्यताओं पर चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हम ये देख चुके हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। अन्य विज्ञानों की तरह अर्थशास्त्र के भी अपने नियम और सिद्धांत होते हैं जिनका निर्माण वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। आर्थिक सिद्धांत के मुख्यतः दो उद्देश्य होते हैं। यह आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति की व्याख्या करता है, अर्थात आर्थिक घटनाओं के कारणों और परिणामों के बीच में संबंध की व्याख्या करता है। इससे हमें आर्थिक वातावरण को समझने में सहायता मिलती है और अर्थव्यवस्था के विभिन्न भागों के बीच में पाए जाने वाले संबंधों की हमें जानकारी भी प्राप्त होती है। आर्थिक सिद्धांत का दूसरा उद्देश्य है भविष्यवाणियाँ करना, अर्थात हम आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर पूर्वानुमान भी कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि किसी आर्थिक चर में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता के व्यवहार या उत्पादक के व्यवहार या समूची अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा हम आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर आर्थिक नीतियों का भी निर्धारण करते हैं। अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत हैं और नियम हैं वे कुछ मान्यताओं पर आधारित होते हैं। इनमें कुछ बातों को दिया हुआ मानकर चला जाता है, यानी कहने का मतलब ये है आर्थिक सिद्धांतों में हम कुछ मान्यताएं लेकर चलते हैं। प्रत्येक आर्थिक सिद्धांत उपभोक्ता, फर्म या समूची अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कुछ मान्यताओं को लेकर चलता है और उन्हीं मान्यताओं के आधार पर हम भविष्यवाणियाँ करते हैं। अर्थशास्त्र में मुख्यतः आर्थिक सिद्धांतों के पीछे ये मान्यताएं प्रायः निहित रहती हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है कि हम ये मान के चलते हैं कि अर्थव्यवस्था कौन सी है या बाजार, हम किस बाजार व्यवस्था को मानकर चल रहे हैं। अर्थव्यवस्था के स्वरूप से मेरा मतलब है कि हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मानकर चल रहे हैं या समाजवादी अर्थव्यवस्था मानकर चल रहे हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हम जैसा कि जानते हैं कि मांग पूर्ति की शक्तियाँ क्रियाशील होती हैं और कीमत तंत्र के माध्यम से स्वचालित ढंग से आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था का व्यवहार इससे भिन्न होता है और समाजवादी अर्थव्यवस्था में हम जानते हैं कि एक केंद्रीकृत नियोजन के माध्यम से, सरकारी आदेशों के माध्यम से आर्थिक क्रियाओं को संचालित किया जाता है। जहाँ तक बाजार व्यवस्था की बात है, हमें ये आर्थिक सिद्धांत में निर्धारित करना पड़ता है या मानकर चलना पड़ता है कि हम पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता ले रहे हैं या अपूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता ले रहे हैं। जैसा कि पूर्ण प्रतियोगिता में अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं, एक अकेला क्रेता और विक्रेता कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। इसके अलावा जो पूर्ण प्रतियोगिता है उसमें क्रेताओं और विक्रेताओं को पूर्ण जानकारी होती है और कोई भी फर्म या जो उत्पादक है वो बाजार से स्वतंत्र रूप से बहिर्गमन कर सकता है या बाजार में प्रवेश कर सकता है। जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में परिस्थितियां भिन्न होती हैं। वस्तुएं ना तो समरूप होती हैं और वस्तुओं में विज्ञापन के माध्यम से या वस्तु में वास्तविक विभेद भी किया जाता है। तो प्रतियोगिता की स्थिति के आधार पर कि वह पूर्ण प्रतियोगिता है या अपूर्ण प्रतियोगिता है, उसमें लागत और कीमत निर्धारण की विशेष दशाएं हमें प्राप्त होती हैं। ज़्यादातर आर्थिक सिद्धांत पूर्ण प्रतियोगिता और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विकसित किए गए हैं। दूसरी मान्यता जो आर्थिक सिद्धांतों में निहित रहती है वह है कि उत्पादक और उपभोक्ता विवेकशील हैं। उत्पादक विवेकशील है, इसका मतलब है कि उत्पादक अपने दिए हुए जो लागत है
उसमें वो उत्पादन को अधिकतम करना चाहता है। वह विभिन्न उत्पादन के साधनों पर इस प्रकार व्यय करेगा कि प्रत्येक साधन पर व्यय किए गए अंतिम रुपये से प्राप्त सीमांत भौतिक उत्पादन लगभग समान हो जाए और उसका विभिन्न साधनों पर जो किया गया व्यय है वो कुल लागत के बराबर होता है। तो अर्थशास्त्र में उत्पादक की विवेकशीलता के अंतर्गत ये हम मान्यता लेके चलते हैं कि वह अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है, अर्थात वह अपनी लागत को न्यूनतम करना चाहता है। उत्पादक की विवेकशीलता के बारे में हम समोत्पाद वक्रों के माध्यम से अनुकूलतम लागत के संयोग का निर्धारण करते हैं। जहाँ तक उपभोक्ता की विवेकशीलता की बात है, तो उपभोक्ता की विवेकशीलता के अंतर्गत हम ये लेकर चलते हैं कि उपभोक्ता की जो आय दी हुई है, विभिन्न वस्तुओं की जो कीमतें दी हुई हैं, उनके आधार पर उपभोक्ता अपनी दी हुई आय से अपने संतोष को अधिकतम करना चाहता है। वो अपने संतोष को अधिकतम करने के लिए समसीमांत उपयोगिता नियम का सहारा लेता है, जिसका मतलब है कि वह अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करता है कि प्रत्येक वस्तु पर व्यय किए गए अंतिम रुपये से सीमांत उपयोगिता समान या लगभग समान प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र में ये आर्थिक सिद्धांतों में उत्पादक और उपभोक्ता की विवेकशीलता की मान्यता ली जाती है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो उत्पादक और उपभोक्ता की जो विवेकशीलता है वह व्यक्तिगत विवेकशीलता है, जिसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए उत्पादक की विवेकशीलता की हम बात कर रहे हैं, तो उत्पादक जो अपना उत्पादन अधिकतम करना चाहता है, अपनी लागत न्यूनतम करना चाहता है, और उस उत्पादन क्रिया के दौरान यदि उसकी फैक्ट्री से निकले हुए धुएं से प्रदूषण होता है और उससे समाज को लागत वहन करनी पड़ती है, तो हम उसको उसकी लागत में शामिल नहीं करते हैं और वह अपनी उत्पादन को अधिकतम करता है। तो उत्पादक और उपभोक्ता की विवेकशीलता की मान्यता आर्थिक विश्लेषण में प्रायः निहित रहती है। कई बार यह प्रश्न भी उठाया जाता है, क्या उत्पादक और उपभोक्ता की विवेकशीलता वास्तव में होती है यानी क्या वास्तव में उत्पादक और जो उपभोक्ता हैं वो विवेकशील होते हैं हमेशा? कई बार ऐसा होता है कि जब या तो उपभोक्ता और उत्पादक अज्ञानता के कारण विवेकशील नहीं होते, यानी जब कीमतों के बारे में उपभोक्ता को जानकारी नहीं होती, या उत्पादक के साधनों की कीमतों के बारे में जानकारी नहीं होती और वह अपने संतोष को या अपने उत्पादन को अधिकतम नहीं कर पाते। या कई बार हम देखने में आता है कि जो उपभोक्ता हैं प्रायः आलसी भी हो सकते हैं कि जैसे हम पास की दुकान से अधिक कीमत पर वस्तु खरीद लें और थोड़ा सा दूर जाने पर वह वस्तु कम कीमत पर हमें मिल जाए, तो ये भी उपभोक्ता की विवेकशीलता को बाधित करती है। कई बार जो उपभोक्ता है वो रीति रिवाज या आदतों के वशीभूत होकर भी व्यय करता है। इसी प्रकार उत्पादक भी कई बार उत्पादन की पुरानी तकनीक को ही प्रयोग में लाता रहता है, भले ही उससे लागत उसकी कुछ अधिक आती हो। तो कहने का मतलब ये है कि उत्पादक और उपभोक्ता जो व्यावहारिक जीवन में कई बार विवेकशील नहीं भी होते हैं, लेकिन हम आर्थिक सिद्धांतों के निर्माण में यह मान्यता लेकर चलते हैं कि उत्पादक और उपभोक्ता विवेकशील हैं और वे सामान्य मानसिक स्थिति में होते हैं। इसके अलावा हम अर्थशास्त्र में
जो आर्थिक सिद्धांतों का निर्माण करते हैं उसमें हम अन्य बातें समान रहने की मान्यता भी लेकर चलते हैं। अन्य बातें समान रहने की जो मान्यता है भिन्न भिन्न आर्थिक सिद्धांतों के लिए वह भिन्न भिन्न होती है। अदर थिंग्स रिमेन इन द सेम या अन्य बातें यथावत रहें, समान रहें, इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे हम मांग के नियम की बात करें तो मांग के नियम में हम कहते हैं कि मांग और कीमत का संबंध विपरीत होता है। कीमत बढ़ने पर मांग मात्रा घटती है और कीमत घटने पर मांग मात्रा बढ़ती है। लेकिन हम इस कथन का प्रयोग इस वाक्य से शुरू करते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर मांग का नियम यह बताता है कि कीमत घटने पर मांग मात्रा बढ़ती है और कीमत बढ़ने पर मांग मात्रा घटती है। तो यहाँ पर अन्य बातें समान रहने पर हम ये मानकर चलते हैं कि यहाँ पर जो संबंध है, जिस वस्तु की हम चर्चा कर रहे हैं, केवल हम उसी वस्तु की कीमत को परिवर्तनशील मानते हैं और हम ये मानकर चलते हैं कि अन्य वस्तुओं की कीमतें परिवर्तित नहीं होती। उपभोक्ता की जो आय है वह परिवर्तित नहीं होती। उपभोक्ता की जो रुचियां हैं, उपभोक्ता का जो फैशन है, जो मौसम है, ये सब चीज़ें अपरिवर्तित रहती हैं। यदि इन बातों में इन स्थितियों में यदि परिवर्तन हो जाए तो मांग का नियम लागू नहीं होता है। इसी प्रकार हम पूर्ति नियम की भी चर्चा कर सकते हैं कि हम पूर्ति नियम में कहते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की पूर्ति और उसकी कीमत में धनात्मक संबंध होता है। पूर्ति कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है और कीमत घटने पर पूर्ति घटती है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ बातों को स्थिर मान लिया गया है। जैसे हम ये मानकर चलते हैं कि जिस वस्तु की पूर्ति की हम बात कर रहे हैं उसकी कीमत के अलावा जो तकनीक है वो स्थिर है। सरकार की नीतियाँ उस वस्तु के उत्पादन के संदर्भ में स्थिर हैं, या जो मौसम है वो सामान्य है, वो उसमें कोई असामान्य परिवर्तन नहीं है। जैसे हम बात करें कि कोई एक कृषिगत वस्तु है, यदि खराब मौसम के कारण उसका उत्पादन घट जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाने पर भी उसकी पूर्ति बढ़ाई नहीं जा सकेगी। तो इसलिए हम पूर्ति के नियम की जब बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है, कीमत घटने पर पूर्ति घटती है। इसी तरह हम और उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो उपयोगिता ह्रास नियम है उसमें हम कहते हैं कि जैसे जैसे किसी वस्तु का उपभोग बढ़ाया जाता है वैसे ही उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती है। लेकिन यहाँ पर भी अन्य बातें समान रहने की मान्यता निहित है और इस अन्य बातें समान रहने की मान्यता में हम ये मानकर चलते हैं कि जो उपभोग की इकाइयाँ हैं वो समरूप हैं, जो उपभोक्ता है उसके उपभोग में निरंतरता है। ऐसी कई हम मान्यताएं मानकर चलते हैं। उसकी मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन नहीं होता है उस समय। तो ये सब मान्यता, ये सब जो बातें हैं या ये सब जो परिस्थितियां हैं जिनको हम किसी सिद्धांत के निरूपण के साथ मानकर चलते हैं, अर्थशास्त्र में अन्य बातें समान रहने की मान्यता कही जाती है। तो अर्थशास्त्र में आर्थिक सिद्धांतों में कई प्रकार की मान्यताओं का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा प्रायः आर्थिक सिद्धांतों के निर्माण में स्थिर अर्थव्यवस्था की मान्यता भी ली जाती है। स्थिर अर्थव्यवस्था की मान्यता लेने पर हम ये मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में साधनों की पूर्ति है, तकनीक है, उसमें परिवर्तन नहीं होता।
लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए तो जो व्यवहारिक जगत है वो परिवर्तनशील होता है, प्रावैगिक होता है, उसमें उत्पादन के साधन हैं और जो तकनीक है उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। लेकिन यदि हम इन परिवर्तनों को अपने आर्थिक सिद्धांत में समाहित कर लें तो विश्लेषण बड़ा जटिल हो जाता है और स्थिर अर्थव्यवस्था की मान्यता लेने के पश्चात हम तकनीक में परिवर्तन या साधनों की पूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव हम आर्थिक सिद्धांत पर देख सकते हैं। तो ये कुछ मान्यताएं हैं जो प्रायः आर्थिक विश्लेषण में निहित रहती हैं। आर्थिक सिद्धांत की मान्यताओं के संदर्भ में ये हम कह सकते हैं कि जो आर्थिक सिद्धांत हैं उनका निर्माण कुछ मान्यताओं पर किया जाता है और यदि आर्थिक सिद्धांत यदि वास्तविक जगत की स्थिति से मेल खाता है तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है और यदि उसमें वास्तविक जगत की स्थिति से मेल नहीं खाता है तो नए तथ्यों के साथ उसे पुनः उसमें संशोधन किया जाता है। तो आर्थिक सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करते समय हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम मानव व्यवहार के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में किस प्रकार की मान्यताएं लेकर चलते हैं। मिल्टन फ्रीडमैन ने इस बात पर बहुत बल दिया है कि मान्यताओं की वास्तविकता की हमें जांच करने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो उनके आधार पर निकाले गए निष्कर्षों की सत्यता को देखना होता है। तो अर्थशास्त्र में सिद्धांतों का निर्माण कुछ मान्यताओं के आधार पर किया जाता है और उन मान्यताओं के साथ होने पर ही जो सिद्धांतों के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष सही साबित होते हैं। थैंक यू।